हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 1786 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप आईएएस गेटवेज की जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है उस पर जाकर देख सकते हो, जिसमें डिफरेंट आईएएस कोड्स के लेक्चर्स दिए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे रेनफोर्समेंट बार्स हैं या रेनफोर्समेंट वायर्स हैं उनके नॉमिनल साइजेस क्या आते हैं एज पर आईएएस कोड प्रोविजंस, और जब ये हमारे लॉट्स में स्टील सप्लाई होता है रेनफोर्समेंट बार्स, तो वहां पर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वेट को लेके और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है फॉर गिवन डायमीटर वो कितनी होनी चाहिए वो हम लोग इसमें डिटेल में समझेंगे। जो क्लॉज डील करता है आईएएस 1786 2008 का, दैट इज क्लॉज 6.1, जो स्पेसिफाई करता है कि हमारे जो रेनफोर्समेंट बार्स हैं या वायर्स हैं वो हमारे उसके जो नॉमिनल साइजेस हैं वो किन किन साइजेस में हमारे बार आते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले हम लोग नॉमिनल साइज की डेफिनेशन पर अगर जाएं तो नॉमिनल डायमीटर का मतलब है कि कोई भी राउंड बार है उसकी जो ये वाली डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ द डायमीटर इज अ नॉमिनल डायमीटर। लेकिन डिफॉर्म्ड बार के केस में होता क्या है, क्योंकि हमारे इसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल रिब्स हैं, तो वहां पर जो नॉमिनल डायमीटर है उसको क्या लेते हैं, इट इज टेकन एज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ प्लेन बार, जिसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो सेम है। यानी अगर हम इसका 1 मीटर लेंथ ले लें रेनफोर्स्ड और 1 मीटर का प्लेन बार ले लें, ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ जो निकल के आता है अगर दोनों बार का सेम है तो जो डायमीटर होगा वो हम नॉमिनल डायमीटर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट साइजेस के आप देख पा रहे हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं डिफरेंट डायमीटर्स के बार, वो यहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं। इसमें कुछ बार्स नहीं दिखाए हुए, लाइक 45 mm का बार भी आता है, वो इसमें नहीं दिखाया हुआ। तो देख लेते हैं कौन कौन से बार हमारे पास अवेलेबल हैं। तो नॉमिनल साइज में सबसे पहला जो साइज है 4 mm का, 4 mm की सरिया का बार आता है। तो मिनिमम साइज जो अवेलेबल है रेनफोर्समेंट बार का वो 4 mm है। ठीक है, 5 mm है, फिर 6 mm है, फिर 8 mm है। ठीक है, देखो 4, 5, 6 कंटिन्यूटी में 7 और 9 mm नहीं है, तो 8 mm, 10 mm, फिर 11 mm नहीं है, 12 mm के बाद सीधे 16 mm है, फिर 20 mm है, फिर 20 के 25 mm है, 28 mm है, 32 mm है, 36 mm है, 40 mm है। तो एज अ सिविल इंजीनियर यू शुड नो कि जो हमारे आईएएस 1786 के कोडल प्रोविजंस हैं उसमें हमारे ये साइजेस हैं जो रोल किए जाते हैं। जो हमारे स्टील फैक्ट्रीज हैं, जो स्टील इंडस्ट्री है, वो इन साइजेस को रोल करती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अमेंडमेंट 1 जो आया आईएएस 1786 का, उसमें 2 साइज के बार्स और ऐड किए गए। तो 2 साइज जो हमारे पास अमेंडमेंट के हैं वो हैं हमारे 45 और 50 mm। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो अमेंडमेंट 1 आया हमारा उसमें क्लॉज 6.1 को रीराइट किया गया, जिसमें हमारा 45 mm और 50 mm ऐड किया गया, और एक नोट दिया गया साथ में कि जो अदर साइजेस हैं, ठीक है, मतलब अगर आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनके अलावा कोई साइज चाहिए तो बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द सप्लायर एंड द मैन्युफैक्चरर ये साइज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आईएएस 1786 ने जो प्रोविजंस दिए उसके हिसाब से टोटल हमारे 15 नॉमिनल डायमीटर के बार अवेलेबल हैं जो रोल किए जाते हैं, जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई आपको मैन्युफैक्चर करना है तो यू कैन मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कंसर्न है दैट इज रिगार्डिंग कि जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया और मास है डिफॉर्म बार्स का वो कितना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें 2 केसेस बनते हैं। केस 1 ये है, केस 1 कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म है, यानी थ्रू आउट द लेंथ जो बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं हो रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो जैसे प्लेन बार्स हो गए, उसी तरह अगर आपकी जो ट्रांसवर्स रिब्स है वो बहुत फाइन है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग लेंथ ऑफ द बार। पहला केस हो गया कि अगर हमारा जो रेनफोर्समेंट बार है उसका लेंथ के अलोंग जो वेरिएशन है क्रॉस सेक्शनल एरिया का वो बहुत कम है, तो सब्सटेंशियली यूनिफॉर्म, मतलब कुछ वेरिएशन अलाउड है बस सब्सटेंशियली यूनिफॉर्म है, तो जो हमारा इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे
इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम AE लिख लेते हैं, वो हमारा ग्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होगा, जो कोड ये फॉर्मूला दे रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सैंपल की लेंथ लोगे ये निकालने के लिए, लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 0.5 मीटर। मतलब जो वेट निकालने के लिए, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेट मेजरमेंट के लिए जो आप सैंपल लोगे वो कम से कम आधा मीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो कोड कहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इन mm², दैट इज बेसिकली फंक्शन ऑफ वेट एंड द लेंथ ऑफ द बार। तो इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई, ये एक इंपेरिकल रिलेशनशिप है जो कि बेस्ड ऑन दी फील्ड एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिकलिटीज के हिसाब से ये की दी गई है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जो फील्ड इंजीनियर्स है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कोई भी रेनफोर्समेंट बार है, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये रेनफोर्समेंट बार है, इसका ये आपने 1 मीटर का सैंपल ले लिया, ठीक है, 32 mm का। तो 1 मीटर का सैंपल लेने के बाद आपसे ये कहा जाए कि इसका जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता होगा, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं π/4, बिकॉज ये सर्कल है तो π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको एरिया पता है, लेंथ पता है, अब आपको वेट निकालना है कि आपका जो सप्लाई आई है वो ठीक है कि नहीं। तो अब वेट में भी हमारे वेट यानी हम नॉमिनल मास की बात कर रहे हैं, नॉमिनल मास, इसीलिए हम केजी में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें नॉमिनल मास चाहिए कि 1 मीटर लेंथ का जो हमारा 32 mm का सरिया सप्लाई हुआ उसका वेट कितना था। तो उसके लिए कोड ये फॉर्मूला देता है कि जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया या इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज गिवन बाय वेट डिवाइडेड बाय 0.00785 इंटू L। तो अगर नॉमिनल मास पर मीटर लेंथ निकालना है तो लेंथ आप 1 मीटर रख दोगे, ठीक है, और जो वेट है इसको आपको निकालना है, और ए इफेक्टिव जो है वो ग्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर है। तो हमारा अगर 32 mm के लिए निकालोगे आप तो यू विल गेट 32 mm के लिए ये आपका 32 mm है जो टैबुलेट किया इन्होंने, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 804.6, तो ये 804.6 आप रख दोगे mm² का, तो आपका जो वेट निकल के आएगा वो एग्जैक्टली ये निकल के आएगा 6.31 kg पर मीटर। ये आप किसी भी डायमीटर ऑफ बार के लिए निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ये जो वैल्यूज है टैबुलेटेड ये नहीं याद रखनी, सिर्फ डायमीटर ऑफ बार। अगर आपको नॉमिनल साइज पता हुआ है जो सप्लाई हुआ, ग्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकाल लोगे सिंपली π/4 d² से, d इज द नॉमिनल डायमीटर। तो इस नॉमिनल साइज से नॉमिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल आएगा और उसके हिसाब से पर मीटर लेंथ आप पर केजी में निकाल सकते हो। अब इसमें एक्सेप्टेंस के लिए देयर आर सर्टेन टॉलरेंसेस जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आप देख पा रहे हो टेबल 2 में हमारे जो नॉमिनल साइजेस हैं उस पर हमारी क्या टॉलरेंसेस होनी चाहिए, कितना वेरिएशन अलाउड है कि हम उस जो सैंपल है रेनफोर्समेंट बार का उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि जो वेट का मेजरमेंट, मास का मेजरमेंट करना है वो ±0.5% के अंदर करना है, और लेंथ का मेजरमेंट भी प्रेसिशन एक्यूरेसी है, ±0.5% से ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये वेट और लेंथ का वो हो गया। तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ग्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर हो गया केस 1 में, अगर हमारा अलोंग द लेंथ सब्सटेंशियल वेरिएशन नहीं है। दूसरा केस ये बनता है कि केस 2 कि हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो वेरीज अलोंग द लेंथ, जो रेनफोर्समेंट बार का या वायर का एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो वेरीज अलोंग द लेंथ। अब लेंथ हमारी मिनिमम आपको मैंने बताया 0.5 मीटर लेना है सैंपल की। तो जब आप इसको मेजर करेंगे तो आपको उसको 2 वेट्स मेजर करना है। एक वेट मेजर करना है इंक्लूडिंग द रिब्स, ठीक है, कि जिसमें ट्रांसवर्स रिब्स हैं आपकी, उसका वेट ले लेना है W, ठीक है, और मेजर टू प्रोसिशन ऑफ ±5
0.5% इन दी एज रोल्ड एंड आर कोल्ड वर्कड कंडीशन, जब रोल किया जा रहा है उस कंडीशन में। उसके बाद आपने क्या किया, एक दूसरा वेट लिया W डैश विच इज विदाउट दी ट्रांसवर्स रिब्स, इसमें ट्रांसवर्स रिब्स आपने रिमूव कर दी जो रेनफोर्समेंट बार पर। अब अगर इसमें पहला केस बनता है कि आपका जो W माइनस W का डिफरेंस है दोनों मासेस का, वो अगर लेस देन 3% है ऑफ W डैश हमारा ट्रांसवर्स रिब्स को रिमूव करने के बाद जो मास है, अगर ये वेरिएशन 3% से कम है, दोनों का डिफरेंस जो परसेंटेज वेरिएशन है, तो हमारा जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे बार का, वो वापस से वही ले लेंगे जो हमने ऊपर फॉर्मूले में डिस्कस किया, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो वेरिएशन है W माइनस W डैश विथ रिस्पेक्ट टू W इंटू 100, ये वैल्यू अगर निकल के हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3% से ज्यादा आ रही है, तो उस केस में जो आपका इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ये फॉर्मूला होगा। ये इंपॉर्टेंट है, W डैश इज द मास ऑफ द सैंपल विदाउट ट्रांसवर्स रिब्स, और इसमें हमने 3% इंक्रीज किया, 1.03 वेट था ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहा 0.00785 इंटू L, ठीक है। एक्चुअली ये जो 0.00785 है ये हमारा डेंसिटी से आ रहा है, जो हम स्टील की डेंसिटी ले रहे हैं, जो फर्दर kg पर मीटर क्यूब में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपकी जो स्टील की डेंसिटी ली है वो हमारी 0.00785 kg पर मीटर स्क्वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया पर मीटर लेंथ लिया है, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है वो यहाँ से उठ के आ रहा है, जो उसकी डेंसिटी है पर मीटर लेंथ पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1.03 W डैश अपॉन 0.00785 है। तो अब ये W डैश हो गया मास ऑफ द जो हमारा एनफोर्समेंट बार है विथ ट्रांसवर्स रिब्स रिमूव्ड इन kg, और L हमारा लेंथ में हो गया। तो दो केसेस हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम लोग टॉलरेंसेस एंड डायमेंशंस की बात करेंगे। इसमें एक चीज और थी कि फॉर रूटीन टेस्ट पर्पस अ नॉमिनल रेशियो ऑफ इफेक्टिव टू ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार्स कवर्ड बाय 6.3.2b अबव शैल बी डिक्लेयर्ड एंड यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। रूटीन टेस्ट पर्पस से जो मैन्युफैक्चरर है वो जो हमने अभी जो रिसेंटली जो वेरिएशन वाला फॉर्मूला पढ़ा कि वेरिएशन 3% से ज्यादा है, तो उसकी टैबुलेट करके वो डिक्लेयर करेगा और उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो टॉलरेंसेस ऑफ डायमेंशंस एंड नॉमिनल मास विल बी अवर नेक्स्ट lecture on IS 1786 2008. So thank you and all the best.